वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको यूके एसएससी तथा यूके पीएससी से संबंधित परीक्षाओं हेतु अभ्यास वीडियोस उपलब्ध कराई जाती हैं, पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोस उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी के क्रम में हम यहाँ पर जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, जो भाग चल रहे हैं वो चल रहे हैं प्रवक्ता, यूकेपीएससी प्रवक्ता हिंदी से संबंधित। आज ये हमारी क्लास 3 है। इसमें हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस का भी जो है कलेक्शन लेके आए हैं और उससे पहले हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे पहले की 2 क्लासों का लिंक भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो पंक्ति मैंने यहाँ पर बोली, ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत जी की, ठीक है। और आप सभी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप इसका अर्थ समझ सकते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, कि कोई भी कवि जो अपनी रचनाओं को अपने भावानुभूत होकर लिखता है, कहीं ना कहीं पता चलता है कि उसने उस दर्द को अनुभूत किया होगा। सुमित्रा नंदन पंत जी की ये कविता है। इस प्रकार बीच बीच में हम देखते रहेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अब इसमें से प्री हट चुका है। तो साहित्य को या हमारे सब्जेक्ट को कितना डीप पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा, उस पर हम काम करेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास में हमने 2 क्लासेस पहले ले चुके हैं, आज हमारी क्लास 3 है। इसमें हम थोड़ा कह सकते हैं कि आदिकाल को आज हम थोड़ा बहुत कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। उतना तो भी नहीं होगा, फिर भी आप सभी लोग क्लास में बने रहें। पहले एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखें, कंटेंट को ध्यान से देखें, उसके बाद इसमें लास्ट में जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको भी ज़रूर ध्यान से देखें, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। और आप सभी के लिए ये वीडियो उपयोगी होती है और आपको थोड़ा सा पुटअप करती है कि आप अच्छे इसमें अपनी तैयारी कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट से मुझे मोटिवेट करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 3 विभिन्न कालखंडों के नामकरण से पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने की परंपरा क्या थी, किस प्रकार लिखा गया, किन विद्वानों ने कैसे लिखा। तो अब है कालखंडों के नामकरण की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आदिकाल की। तो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, पहले ही आपको बता चुकी हूँ। प्रमाणिक पुस्तकों से मैं यहाँ पर नोट्स तैयार कर रही हूँ, तो किसी भी प्रकार की शंका अपने मन में ना रखें। इसीलिए वीडियो लाने में थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन प्रयास मेरा पूरा है कि आप तक जो चीज़ पहुँचे वो क्वालिटी मेंटेन करते हुए पहुँचे और सही पहुँचे। तो वीर गाथा काल, आदिकाल को नाम किसने दिया? वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। और आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये नोट करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं, रटने वाली चीज़ें हैं। सिद्ध सामंत युग आदिकाल को किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। अब ये तो हो गई आदिकाल की बात कि आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा, सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा, आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा। तो ऐसी अगर हम पूर्व मध्य काल की बात करें तो इसका नाम रखा गया भक्ति काल, ठीक है। इसमें ऐसा कोई विवाद नहीं है, आदिकाल के बहुत सारे नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर मध्य काल को रीति काल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल। ये श्रृंगार काल ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है, टाइपिंग मिस्टेक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। श्रृंगार काल, तो रीति काल को अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल कहा गया। आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया और वर्तमान काल कहा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट है कि प्रथम कालखंड के नामकरण पर ही अधिक विवाद है, यानी कि आदिकाल जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, इसकी बात कर रही थी। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित हैं वो इस प्रकार हैं। आदिकाल कहा जाता है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। भक्ति काल कहा जाता है 1350 ईस्वी से 1650। रीति काल को कहा जाता है 1650 से 1850 और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। तो आज हम बात करेंगे किसकी? आदिकाल की बात करेंगे। तो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी साहित्य का इतिहास। कहीं ना कहीं कोई पंक्ति है किसी कवि की, जो है किसी अन्य कवि के प्रति जो विचार हैं या कटाक्ष हैं, किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान देंगे। आदिकालीन साहित्य परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ हम समझेंगे आदिकाल की। सबसे पहले समझते हैं राजनीतिक परिस्थिति।
तो राजनीतिक परिस्थिति की बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और अशांति का काल था, क्योंकि हम ईयर की बात करें, ईस्वी की बात करें तो 1000 से 1350 ईस्वी तक। तो राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और अशांति का काल था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु जब संवत 704 ईस्वी के उपरांत उत्तर भारत खंड खंड राज्य में विभक्त हो गया। गहरवार, परमार, चौहान और चंदेल वंशों के राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। राजपूत राजा निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते अंततः शक्तिक्षीण हो गए और विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। तो यह स्थिति थी उस समय की। तो राजपूत शासकों के परस्पर युद्ध और आपस में जो लड़ते रहते थे, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन के मात्र के लिए भी युद्ध किए जाते, मतलब आदिकाल को आप कह सकते हैं कि युद्धों का काल था, आप इसको तरह से कह सकते हैं। तो राजनीतिक परिस्थिति हमने इसकी समझ ली है। बात करें धार्मिक परिस्थिति की, ठीक है, और धार्मिक परिस्थिति की बात करें तो इस काल में अनेक प्रकार के धार्मिक मत मतांतरों का अस्तित्व था। भाई जब राजा अलग अलग होंगे, है ना, राष्ट्रीय एकता का अभाव है, तो धर्म भी अलग अलग नाम से फैले होंगे। तो इस काल में अनेक प्रकार के धार्मिक मत मतांतरों का अस्तित्व था। भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म भी इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। राजपूत राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे, उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। अगर बात करें तो उसमें जो राजाओं पर था वो शैव मत का प्रभाव था, और अन्य जो थे अहिंसा मूलक जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी यहाँ पर प्रचलित या प्रयासरत थे। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं सामाजिक परिस्थिति की। देखिए युद्ध का काल था, धर्म में भी जो है बहुत सारे भेदभाव थे। तो सामाजिक परिस्थिति कैसी रहेगी? राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण समाज में जो है वो एक तरह का कह सकते हैं आप बंटवारा सा हो चुका था। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी, क्योंकि जो शासक है, जो राजा है, वो आपस में लड़ रहा है, अपने आप को शौर्य या वीरतापूर्वक दिखाने के लिए अनावश्यक युद्धों का वर्णन हो रहा है, अनावश्यक युद्ध हो रहे हैं। धर्म अलग अलग अपने अपने अनुसार लोग बांट रहे हैं, तो जनता जो है वो निराश्रित होती जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी, जो साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों की ओर दृष्टि लगाए रहती थी। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और जप तप करके लोग दुर्भिक्ष, महामारी एवं युद्ध के संकटों को टालना चाहते थे, क्योंकि जो है शिक्षा की कमी थी। ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव में कमी आ गई थी तथा वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों का सम्मान नहीं रह गया था। क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी हमारे समाज में कोई भी प्रचलित रीत है, उसका सम्मान तब तक रहता है जब तक समाज में उसमें हर एक वर्ग को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा हो। लेकिन जब एक निरंकुशता आ जाती है तो धीरे धीरे चीज़ें खत्म होने लगती हैं। निम्न समझी जाने वाली जातियों में से अनेक सिद्ध हो जाते थे जो वेद विरोधी थे। समाज में क्षत्रियों का प्राधान्य था। राजपूतों में शौर्य तो था, परंतु वे उसका उपयोग पारस्परिक प्रतिस्पर्धा में संघर्ष में ही करते रहते थे। इसकी बात मैं पहले कर चुकी हूँ कि राजनीतिक परिस्थिति ऐसी थी कि आपस में लड़ते रहते थे। तो आप कह सकते हैं कि वंश गौरव अभिमान को लेकर ग्रह कलह जो होते थे वो होते रहते। तो सामाजिक परिस्थिति कुछ अच्छी खासी नहीं थी। बात करते हैं साहित्यिक परिस्थिति की। तो आदिकाल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। एक और तो परंपरागत किसकी बात हो रही थी भाई, हमारी जननी भाषा संस्कृत की बात हो रही थी सबसे पहले। उसके बाद तो दूसरी ओर प्राकृत अपभ्रंश भाषा में प्राकृत अपभ्रंश और जैन कवियों की द्वारा जो किया जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की थी, जो हिंदी में साहित्य लिखा जा रहा है। तो एक हमारा संस्कृत, एक ऊपर से प्राकृत अपभ्रंश आप सभी जानते हैं बिगड़ा हुआ स्वरूप, और उसके साथ ही हिंदी में साहित्य लिखे जा रहे। तो तीनों में ये बटा हुआ था। इस काल में अगर हम बात करें तो अपभ्रंश मुख्यतः धर्म की भाषा बन गई थी। अगर हम बात करें आदिकाल में जो धर्म की भाषा बन गई थी वो बन गई थी हमारी अपभ्रंश। किसी प्रकार से कहीं से भी नोट्स बन सकते हैं, आप प्रश्न जो है एक्सपीरियंस को ध्यान देंगे। तो इस काल में अपभ्रंश मुख्यतः किसकी भाषा बन गई थी? धर्म की भाषा बन गई थी। अब बात करते हैं सांस्कृतिक परिस्थितियों की। सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था, लेकिन जब हमने बात करी कि इनकी मृत्यु हो गई थी तो हिंदू धर्म एवं संस्कृत राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था। किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से भारत सने सने मुस्लिम संस्कृति से भी प्रभावित होता गया। इस काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण एवं धर्मांधता की भावना से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति के मूल केंद्रों, आप कह सकते हैं मंदिरों, ठीक है, मंदिरों, मठों एवं विद्यालयों को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। तो ये हमारी सांस्कृतिक उस समय स्थिति थी। और यहाँ पर संगीत के क्षेत्र में अगर हम देखें तो दोनों संस्कृतियों ने परस्पर आदान प्रदान किया, चाहे वो आप हिंदू संस्कृति कहते हैं या मुस्लिम संस्कृति कह सकते हैं, आदान प्रदान किया। और गायन, वादन और नृत्य पर मुस्लिम प्रभाव पड़ रहा था। अनेक वाद्य यंत्र, सारंगी, तबला, अलगोजा से हिंदू परिचित हो रहे थे। आदिकालीन भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से
हास्योन्मुख थी, है ना। अब पढ़ते हैं आगे को। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां की बात अगर हम करें तो इसमें जो सबसे पहला हमको अगर उनकी रचनाओं में हम देखते हैं तो ऐतिहासिकता का अभाव देखते हैं। ऐतिहासिक किस शब्द से बना है? इतिहास से बना है, यानी कि किसका अभाव मिल रहा है? इतिहास का हमें अभाव उन रचनाओं में मिल रहा है। सबसे पहले ऐतिहासिक का अभाव देखते हैं। रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा ही नहीं की गई। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है। परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियाँ उत्पन्न होती। क्योंकि कारण क्या था? कारण ये था कि राजाश्रित कवि हुआ करते थे। उनका जो मुख्य उद्देश्य होता था अपने राजा को प्रसन्न करना और उनसे पुरस्कार में कुछ ना कुछ पाना। तो वो इतिहास के जो सही तथ्य थे उनको ना दिखाते हुए कल्पना से जुड़े हुए रचनाओं का निर्माण करते थे। इसलिए यहाँ पर सबसे जो इसका प्रवृत्ति थी वो क्या हुआ? ऐतिहासिकता का अभाव। दूसरा है युद्ध वर्णन में सजीवता, यानी कि युद्ध वर्णन हम पहले पढ़ चुके हैं कि युद्धों का काल था, बहुत ज़्यादा युद्ध होते थे कहीं ना कहीं अपने शौर्य को दिखाने के लिए। तो रासो ग्रंथ में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग हैं वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे। चारण कवि कलम के नहीं तलवार के भी धनी थे। क्यों? अतः अवसर पड़ने पर अपने अपने आश्रयदाता के साथ रण क्षेत्र में जाकर तलवार के हाथ भी दिखाते थे। युद्ध के दृश्य को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अतः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये बहुत अच्छा जो समय रहा कि युद्ध वर्णन में सजीवता रही, ऐतिहासिकता का अभाव तो रहा, लेकिन युद्ध वर्णन जो आप कहते हैं ना अनुभव और अनुभूति अपने सामने वो देखते थे, तो उसका यहाँ पर सजीव वर्णन यहाँ पर मिलता है। आगे देखते हैं। आगे है प्रामाणिकता में संदेह। अब प्रामाणिकता में संदेह कैसे होगा? जब काल्पनिकता पे जोर ज़्यादा होगा तो प्रामाणिकता में तो संदेह होना ही है। आदिकाल के अधिकांश रासो कवियों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई भी अप्रामाणिक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो आप याद रखेंगे, जो जाली बोला, ग्रंथ को जाली किसने बोला है? रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। किसको? पृथ्वीराज रासो के लिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा इसको जाली ग्रंथ कहा है। इस बात को आप नोट करेंगे, ठीक है। उन्हीं की पंक्ति है ये। और इसी प्रकार खुमान रासो और परमाल रासो की प्रामाणिकता में भी संदेह है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, जाली ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे है हमारा पॉइंट, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। देखो, वीर रस तो युद्ध हो रहे हैं तो वीर रस तो होगा ही। श्रृंगार रस इसलिए श्रृंगार ग्रंथ लिखा है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, बार बार बता रही हूँ, ध्यान देंगे, कई बार वर्तनी शुद्धिकरण में आता है। तो श्रृंगार इसलिए क्योंकि जब राजा है तो उनकी रानियाँ भी होंगी और राजा प्रसन्न या तो युद्धों से होगा या भाई आमोद प्रमोद से होगा, तो इसलिए ये दोनों वर्णन वहाँ पे मिलते हैं। रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है तथापि वीर एवं श्रृंगार की प्रधानता इसमें परिलक्षित होती है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना इसमें अनायास ही हो गई है। वीरों के मनोभाव एवं अदम्य साहस जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्य में किया गया है, जैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। और बात करें युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए सुंदर राजकुमारी से विवाह करने के लिए भी निमित्त लड़े जाते थे। पहले युद्ध ना सुंदर राजकुमारी को पाना है, किसी राज्य को जीतकर वहाँ स्थित राजकुमारी से विवाह करना है, तो इसलिए युद्ध शौर्य प्रदर्शन के साथ साथ वो कौन सी रचनाएं हो जाती? श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में देखा जा सकता है। अगला है आश्रय दाताओं की प्रशंसा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई राजाश्रित कवि हैं तो क्या करेंगे? रासो ग्रंथों के रचयिता चारण कहे जाते थे। याद रखेंगे कि जो रासो ग्रंथ के रचयिता उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें चारण कहा जाता है, चरण कहे जाते थे। और अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। अपने चैत्र नायक की श्रेष्ठता एवं प्रतिपक्षी राजा की हीनता का वर्णन अतिशोक्ति में करना इन चारणों की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। तो ये अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा जो है अतिशोक्ति रूप में करते थे। आगे बढ़ते हैं। अब आश्रयदाताओं की प्रशंसा होगी तो संकुचित राष्ट्रीयता का भाव तो होगा ही होगा, क्योंकि सिर्फ आप अपने क्षेत्र के विषय में सोच रहे हैं, राष्ट्र तो पूरा राष्ट्र है। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ, परंतु स्वदेशाभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। उस समय देश खंड खंड राज्य में विभक्त था और इन छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर आपस में कलह और संघर्ष में रत रहते थे, तो इसलिए इसमें संकुचित यानी कि राष्ट्रीयता का भाव बहुत कम था। कल्पना की प्रचुरता, यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कल्पना जो है भर भर के थी। चारण कवियों की रचनाएं तथ्यपरक न होकर कल्पना प्रधान थी।
और ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में हैं, पर इतिहास नाम मात्र को ही है। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों एवं तिथियों तक की कल्पना कर ली है। वस्तुतः इन रासो काव्य में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है, तथ्यों पर कम दिया गया है। तो ये इसका एक जो है प्रवृत्ति है। अगला है विविध छंदों का प्रयोग। इसमें अगर हम विविध छंदों की बात करें तो रासो ग्रंथों में छंद की विविधता परिलक्षित होती है। छंदों की यह विविधता हिंदी के ना तो परवर्ती साहित्य में मिलती है, ना पूर्ववर्ती साहित्य में मिलती है। पृथ्वीराज रासों में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, यथा जैसे दोहा है, गाथा है, पद्धरी, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलिया आदि। यह छंद परिवर्तन मात्र कलात्मक या चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए होकर भाव प्रकाशन के लिए किया गया है। छंदों की विविधता के कारण ही, याद रखेंगे ये पॉइंट नोट करने वाला है, छंदों की विविधता के कारण ही चंद्रबरदाई को छंदों का सम्राट, ठीक है, चंद्रबरदाई को क्या कहा गया, आप स्क्रीन पे सुनते भी रहिए, ठीक है, सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। जो चंद्रबरदाई है, यहाँ पे लिख देती हूँ पूरा, इनको क्या कहा गया, छंदों का सम्राट, छंदों का सम्राट कहा गया। और इनकी रचना पृथ्वीराज दासों को छंदों का अजायब घर कहा गया। ये तो कई बार पूछा जा चुका है कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है छंदों का अजायब घर, अजायब घर, छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, नोट करेंगे आप लोग। छंदों का अजायब घर कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को, और उसके रचनाकार चंद्रबरदाई को छंदों का सम्राट कहा जाता है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी ने रासों के छंदों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। अब देखिए ये पॉइंट, अब इस कोटेशन को आप कैसे याद रखेंगे, ये लिखा किसने है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे करके मैं लिख देती हूँ HPD। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो उनके श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन, है ना, छंद और कंपन जहाँ पर आए, छंद और कंपन जहाँ पर आए, वो किसने लिखा है, HPD यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये नोट करने का कोई तरीका है। अगला है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकालीन रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप को यहाँ पर प्रयोग किया गया है, चरण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया है, उसे डिंगल नाम दिया गया। और इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा गया। अब ऐसे करके प्रश्न आ सकता है कि डिंगल कौन सी भाषा है और पिंगल कौन सी भाषा है। तो जहाँ पर अपभ्रंश और राजस्थानी मिल रहे हैं वो डिंगल है, और अपभ्रंश और ब्रजभाषा मिल रहे हैं वो पिंगल है। समझ में आया, ठीक है, अपभ्रंश और प्लस राजस्थानी मिल रहा है तो वो डिंगल है, और अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा मिल रहा है तो वो पिंगल है। इस प्रकार से इसको आप याद रखेंगे। ये था आदिकाल में जो है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। अब बात करते हैं आगे, अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। चरण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए अलंकार योजना नहीं की गई। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा का जैसा हृदयग्राही चित्रण काव्य ग्रंथ में मिलता है वैसा अन्य दुर्लभ है। अलंकारों का बहुत अच्छा प्रयोग इसमें दिखाई देता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, ये तो थोड़ा बहुत हमारे आदिकाल की प्रवृत्तियाँ थी। ठीक है, आदिकाल में किस प्रकार की रचनाएं हुई, उसका कारण क्या था, उसमें की स्थितियाँ कैसी थी। अब हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम कवि किसके अनुसार क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से आप और ज़्यादा थोड़ा फोकस्ड हो जाएंगे। हिंदी का प्रथम कवि, देखिए जितने मुँह उतनी बातें हम कहते हैं ना, तो उसी प्रकार यहाँ पर जितने लोग हैं उतने उनके अपने अपने मत हैं कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपात को हिंदी का पहला कवि माना है। इम्पोर्टेंट है, नोट करेंगे आप लोग, आपको याद भी होगा कि सरहपात को जो है हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, राहुल सांकृत्यायन ने, और वे 84 सिद्धों में से एक थे। सिद्धों में से एक थे कौन, सरहपात, और इनको राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसका हम सेकेंड या फर्स्ट क्लास में बात कर चुके हैं। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको माना है, शालिभद्र सूरी को। उनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को वे हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। दोनों का आप इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। भरतेश्वरी बाहुबली रास को पहली रचना मानते हैं, जिसकी रचना हुई 1184 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों कवियों की रचना का एक एक नमूना प्रस्तुत भी है, जो यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि सरहपात की भाषा हिंदी का अधिक निकट है, किंतु शालिभद्र की भाषा हिंदी जैसी नहीं है। देखते हैं यहाँ पर थोड़ा, हम यहाँ पर देखते हैं किसकी, पहले सरहपात की रचना देखते हैं। जहें मन
पवन न संचरई रवि शशि नाह पवेश, तही वट चित्त विषाम करो सरहे कही उबेश। ये सरहपाद की रचना है। आप इसको वैसे भी नोट कर सकते हैं, कहीं पर पूछा जा सकता है कि ये रचना किसकी है, सरहपाद की है। अगला है उपनु ए केवल नाण तऊ विरही ऋषहे शिव ए, आवियु ए भरह नरिंद सिंह अवधापुरी ए। तो आप थोड़ा बहुत देखेंगे शालिभद्र सूरी की जो भाषा है वो बिल्कुल हिंदी के साम्य पे दिखाई नहीं देती है, तो सरहपाद की हिंदी के नज़दीक नज़दीक दिखाई देती है। ये शालिभद्र सूरी की रचना उतनी बहुत दिखाई। तो स्पष्ट है कि सरहपाद की रचना में आए शब्द मन, पवन, रवि, शशि, चित्त हिंदी के शब्द हैं। सरहपाद सातवीं सती हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, जिनको प्रामाणिक रूप में किसने माना, राहुल सांकृत्यायन ने माना। और यहाँ पर हमने देख लिया कि मानने के लिए सबसे ज़्यादा अगर हम हिंदी का प्रथम कवि किसी को कह सकते हैं तो वो सरहपाद है। अब है हिंदी की प्रथम रचना। सरहपाद हिंदी के पहले कवि अवश्य हैं, किंतु उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। वाह भाई, हमारे साहित्य का बेड़ा पर। तो सरहपाद हिंदी के पहले कवि माने तो जाते हैं, इनकी कुछ टूट फूट रचनाएं मिली हैं जिस आधार पर इनको हम पहला कवि कहते हैं, लेकिन कोई उपलब्ध रचना है नहीं। तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में सरहपाद की कुछ मुक्तक रचनाओं को स्थान दिया था। उसी के आधार पर इन्होंने इसको क्या मान लिया, पहला कवि मान लिया। यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली कृति का निर्धारण करना हो तो वह जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार को ही माना जा सकता है। इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया और इस ग्रंथ की रचना की गई है 933 में। देखिए, तो हिंदी का प्रथम कवि है सरहपा, लेकिन हिंदी की जो प्रथम रचना है वो क्या है, श्रावकाचार है। और इसके राइटर कौन है, आचार्य देवसेन। तो ध्यान रखेंगे, देवसेन प्रथम कवि नहीं है, उनकी रचना प्रथम हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं आदिकालीन रासो साहित्य की। भाई, रासो शब्द की उत्पत्ति पर भी प्रश्न आ चुका है कि रासो शब्द की उत्पत्ति किसने किस रूप में मानी है। तो ध्यान देते हैं, रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वान मतभेद हैं। सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान गार्सत तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति के संग विचार किया और राजसूय शब्द से उत्पन्न माना है। प्रश्न आता है कि गार्सत तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, तो आंसर होगा राजसूय। अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं कि किसने किस रूप में माना है। बात करते हैं, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से मानी है। हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग है, तो आप इसको नोट करेंगे कि रासो शब्द की उत्पत्ति किसने किसके अनुसार मानी है। और जो नरोत्तम स्वामी जी कहते हैं रसिक, उसका जो शब्द है उसका अर्थ है कथा काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की संबंध में रासायन से जोड़ दिया। उन्होंने विशलदेव रासो की एक पंक्ति अपने मत के समर्थन में उद्धृत की, जिसमें रासायन शब्द का उल्लेख हुआ है। 1272 मझारी जेठबती नवमी बुधवारी, नालह रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। इसके आधार पर वो रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मान है, रासायन से मान रहे हैं। तो प्रश्न आता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रामचंद्र शुक्ल ने किस शब्द से मानी है, रासायन शब्द से मानी है। और उसके लिए प्रूफ दिया है किसकी रचना का, यहाँ पर उन्होंने विशलदेव रासो की एक पंक्ति का यहाँ पर उदाहरण दिया है। अब रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी का मत है सर्वाधिक समीचीन, मतलब ये थोड़ा उनका हम कह सकते हैं उनका मत थोड़ा लॉजिकल लगता है। उन्होंने संस्कृत के रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। उनके अनुसार रासक एक छंद भी है और काव्य का भेद भी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी का मत है ये सर्वाधिक समीचीन है, इसको सर्वाधिक लोगों ने माना है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे प्रश्न किसके अकॉर्डिंग आता है परीक्षा में, गार्सदा तासी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, नरोत्तम स्वामी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग या हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग। तो उस पर आप ध्यान रखेंगे और उसके अनुसार वहाँ पर उत्तर देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमारी कुछ आदिकालीन साहित्य के स्मरणीय तथ्य हैं, इस पर आप ध्यान देंगे। आदिकालीन साहित्य के स्मरणीय तथ्य हैं कि रासो काव्य, कुछ रासो काव्य हैं, इनके विषय में देखते हैं, इनके राइटर और इनका ईयर देखते हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई इसके लेखक हैं, 1343 ईस्वी की रचना है। बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना तो है, लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि इसको क्या कहा है, जाली ग्रंथ भी कहा है, जिसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र एवं दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा की गई। रासो की प्रामाणिकता के विषय में पर्याप्त विवाद रहा है, इसमें बहुत विवाद रहा है इसमें, इसलिए इसमें पूछे जाते हैं कि कौन इसको प्रामाणिक मानता है, कौन इसको अप्रामाणिक मानता है और कौन इसको अर्ध प्रामाणिक मानता है। अगर आप मेरे बोले हुए शब्दों को नोट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि रासो की प्रामाणिकता के विषय में विवाद रहा है, तो उसको अगर हम बात करें पूर्णतः जो अप्रामाणिक रचना इसको मानते हैं वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि ये इनको जाली ग्रंथ भी कहते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको अप्रामाणिक मानते, ठीक है, अप्रामाणिक की बात करें जो बिल्कुल मानते ही नहीं कि प्रमाणिक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कवि राजा श्यामल दास, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। दूसरे वर्ग में विद्वान हैं जो रासों को एक प्रामाणिक रचना मानते हैं, बिल्कुल कहते हैं हाँ भाई प्रमाणिक है। उसमें है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टाट। अब तृतीय वर्ग वो है जो कहता है कि अर्ध प्रमाणिक, भाई कुछ कुछ चीज़ इसमें प्रमाणिक है और कुछ कुछ काल्पनिक है। तो उसमें है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी एवं मुनि जीनी विजय। तो आपको 3 इसमें याद रखने हैं। पहला वर्ग जो अप्रमाणिक मानता है तो उसके भाई हीरो हम कह सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरीशंकर, हीराचंद। और जो दूसरे जो कहते हैं प्रमाणिक है, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टाट। और जो कहते हैं कि क्या है अर्ध प्रमाणिक है, उसमें कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी एवं मुनि जीनी विजय। ठीक है, तो ये हमारा है पृथ्वीराज रासो के विषय में। अब बात करते हैं बीसलदेव रासो। नरपति नाल 1212, नरपति नाल ने इसको लिखा है, 1212 में इसका रचना काल है। इस ग्रंथ में चरित नायक विग्रह राज चतुर्थ एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, किंतु अन्य रासो काव्य की भांति इसमें भी अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां हैं, तो ये प्रमाणित करती हैं कि इस ग्रंथ में तथ्य और कम है, कल्पना अधिक है। बात करते हैं परमाल रासो की। परमाल रासो जगनिक, जिसे चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव का दरबारी कवि माना जाता है, नोट कर सकते हैं आप, चंदेल कवि वंशी राजा परमार्दी देव का दरबारी कवि माना जाता है। आल्हा और उदल नामक 2 क्षत्रिय सामंतों की वीरता का वर्णन परमाल रासो के अंतर्गत प्रमुख रूप से किया गया है। उत्तर प्रदेश में इसे आल्हा और आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे परमाल रासो यानी कि ये रचना, इसको उत्तर प्रदेश में आल्हा या आलाखंड, या ऐसे ही प्रश्न आ सकता है कि वह कौन सी रचना है, वो कौन सा रासो काव्य है जिसको आल्हा या आलाखंड के नाम से जाना जाता है, तो वह है परमाल रासो। ठीक है, यह अपनी गेयता के कारण अब तक लोक काव्य के रूप में समादृत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों में गाँव गाँव में सुनाई पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खुमान रासो दलपति विजय, विजयपाल रासो नल सिंह 16वीं सदी। आप इसमें ईयर और समय देख सकते हैं। हम्मीर रासो सांगधर, ये भी पूछा जा चुका कई बार, हम्मीर रासो के राइटर कौन है, सांगधर हैं, 1357 ईस्वी। अगला बा है रास काव्य, एक था रासो काव्य, यह है रास काव्य, इसमें बात करते हैं। जैन साहित्य इसके अंतर्गत आता है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी राइटर हैं, बुद्धि रास के शालिभद्र सूरी हैं। चंदनवाला रास आसगु कवि हैं। जीवदया रास आसगु कवि। स्थूलीभद्र रास जिनधन सूरी। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी। अगर देखिए आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये पूछे गए हुए ही इंपॉर्टेंट है। नेमिनाथ रास, सुमति गुणी, कच्छुली रास, प्रज्ञा तिलक, जिनी पद्मसूरी रास, सारमूर्ति, गौतम स्वामी रास, उदयवंत, पंच पांडव चरित रास, शालिभद्र सूरी। ये जो ब्रैकेट में है ये राइटर हैं और ये रचनाएं हैं। ठीक है, ऐसी है, देखो ये कुछ पुस्तकें हैं, ये कुछ पुस्तकें हैं उस काल की। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जयमयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि, ये पूछी जा चुकी कई बार, मधुकर कवि वाली। विद्यापत पदावली सभी जानते हैं, विद्यापति की है। मैथिल कोकिल भी इनको कहा जाता है। खुसरो की पहेली, आमिर खुसरो। ढोला मारूरा दुहा कुशल लाभ, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ढोला मारूरा दुहा कुशल लाभ की है। अब इसमें भी कुछ स्मरणीय बिंदु, इस पर हम ध्यान रखते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है, जो एक गेय छंद है। अब ये किसने कहा था, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमने ये किसने कहा था जिसको हमने प्रमाणिक माना। पृथ्वीराज रासो एक वीर रस प्रधान काव्य ग्रंथ है। ठीक है, इसके संस्करण में 69 सर्ग हैं। पूछा हुआ प्रश्न है कि कितने सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में, तो 69 सर्ग हैं तथा यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जिसकी रचना चंद बरदाई ने की है। विशलदेव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। इसमें हम वीर रस की रचनाएं ज़्यादा बात करते हैं कि आदिकाल में वीर रस की रचनाएं ज़्यादा हुई हैं, तो अगर विशलदेव रासो की बात करें तो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। इसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि विशलदेव रासो प्रॉपर श्रृंगार रस की रचना है। विजयपाल रासो और हम्मीर रासो अभ्रंश की रचना है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभ्रंश की रचनाएं कौन सी हैं। अधिकतर रासो काव्य अप्रमाणिक है, इस पर हम बात कर ही चुके हैं। अब आते हैं हम प्रश्न उत्तर में। इसमें आप सभी लोग फोकस करेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन के हम फॉर्म देखेंगे किस प्रकार प्रश्नों का निर्माण होता है। तो पहला प्रश्न आप खुद से भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है, कि किसका हमने प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण किया। रीतिकाल का, आदिकाल का, भारतेंदु युग का, या कोई नहीं। इनमें से का मतलब कहा जाता है कि जो यहाँ पर 4 दिए गए हैं शब्द, इनमें से किसका प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रीतिकाल का प्रवृत्ति के आधार पर
नामकरण किया गया। रीतिकाल अभी मैंने पढ़ा नहीं, हम आदिकाल पढ़ रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन आप ध्यान देंगे क्योंकि आप अगर प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर देंगे। सभी ने कुछ ना कुछ तैयारी इसमें कर रखी होगी। नहीं भी किए तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि किस बुक से आप तैयारी करें, किस बुक से आप अपना बेस जो है क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद डीप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है, ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधु ने दी है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नामकरण किया है या क्या नाम दिया है? ठीक है, उसका क्या नामकरण किया है आदिकाल को? अभी हमने हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था स्टार्टिंग का वो यही था। आरंभिक काल का है, वीरगाथा काल का है, चारण काल का या प्रारंभिक काल कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है आदिकाल का नाम शुक्ल जी ने कहा है वीरगाथा काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत से स्वीकार किया है? रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु? तो किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का विकास या प्रारंभ 1050 से स्टार्ट किया? तो राइटर हैं, जो उसके इतिहासकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको कहीं भी आप दिखे तो आप नोट जरूर करें। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? वर्तमान काल, गद्य काल, आधुनिक काल या कोई नहीं? तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? ऑप्शन नंबर बी, गद्य काल। क्या कहा है? शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? भक्ति काल, पूर्व माध्यमिक काल, रीतिकाल या कोई नहीं? तो मध्य काल के लिए उन्होंने नाम दिया है भक्ति काल। क्या नाम दिया है? भक्ति काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? परंपरा, प्रमुख ग्रंथ, प्रवृत्ति की प्रधानता या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किया है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? क्योंकि हमने कहा ना इसमें जो कवि हुआ करते थे उनको चारण कहा जाता था, तो उसके आधार पर चारण काल किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने या रामकुमार वर्मा ने? तो इसको चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, रामकुमार वर्मा ने इसको क्या कहा है? चारण काल कहा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। 700 विक्रम संवत, 1000 विक्रम संवत, 750 या 1050? तो इसका सही आंसर है 750 विक्रम संवत से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1857 या 1750 ईस्वी? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं 1857, रिवॉल्ट जब से स्टार्ट हुआ तब से ये मानते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया? आदिकाल दिया गया है, सिद्ध सामंत काल दिया गया है, चारण काल दिया है, गद्य काल नहीं दिया गया है। भाई गद्य काल तो आधुनिक काल को कहा गया है, तो यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? अब भी हमने पढ़ा है लुईपा, शालिभद्र, सरहपाद या चंद्र बरदाई। तो राहुल सांकृत्यायन किसको मानते हैं? पहला कवि किसे मानते हैं? सरहपाद को मानते हैं। लेकिन हमने इस पर भी बात की थी, रचना कौन सी है? ठीक है, सरहपाद का समय सांकृत्यायन जी के अनुसार क्या है? 7वीं सदी, 10वीं सदी, 13वीं सदी या 4थी सदी? तो उसका सही आंसर क्या है? 7वीं सदी। ये तो हमने ऊपर से ही पढ़ा था अभी। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो या पाहुड़? यहाँ पर बात हो रही है किसकी? पहला ग्रंथ कौन सा है? तो हमने बात की थी, पहली रचना बात की थी ना, तो श्रावकाचार, देवसेन कृत श्रावकाचार को पहली रचना माना जाता है। श्रावकाचार के रचयिता अभी मैंने आपको बोला है ना, श्रावकाचार के रचयिता मैंने आपको क्या बोला? देवसेन बोला, तो यही हमारा आंसर है। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, देवसेन है। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार की रचना कब हुई? 900, 1000, 933 या 1133? तो श्रावकाचार की रचना हुई है 933 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जगनीक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? बिशलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो? तो जगनीक द्वारा जो रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ है उसका नाम है परमाल रासो।
अगला प्रश्न है आलखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? अब भी हमने बात की थी, ठीक है, कि यूपी में उसको ऐसा कहा जाता है, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो या हमीर रासो। तो आलखंड किस नाम को क्या कहा जाता है? परमाल रासो को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक या जाली ग्रंथ? देखो जाली ग्रंथ किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, लेकिन यहाँ पे बात हो रही कि कौन सी धारणा अधिक मानी गई है, ठीक है, तो अर्ध प्रमाणिक है ना, कुछ तो इसमें प्रमाणिक होगा ना, एकदम से तो नहीं हो सकता, अर्ध प्रमाणिक मानी गई है, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी सबसे पहले है। बिसलदेव रासो का प्रधान रस काव्य रस क्या है? वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस या करुण रस? श्रृंगार रस ऐसे नहीं लिखते हैं, पहले बता चुकी हूँ। तो बिसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बिसलदेव रासो, खुमान परमाल या पृथ्वीराज रासो? तो प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। रचनाकार हैं चंद्रबरदाई, ठीक है, जाली ग्रंथ भी कहा गया रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के वृहत रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? ये अभी हमने पढ़ा 30, 36, 47, 69। तो कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में, रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? रसायन से हुई है, रास से हुई है, रासक से हुई है, इनमें से कोई नहीं। देखिए आप याद रखें, मैंने आपसे कहा था रासक की बात हुई थी, क्योंकि इसको एक छंद भी माना गया, तो यही सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, जबकि ये अलग अलग लोगों ने माना है। अगला प्रश्न है आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? चंद्रबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो या गोरखनाथ? तो इसने बात की है यहाँ पर मनोरंजन साहित्य, तो अमीर खुसरो ने की है। इसको हम आगे आके पढ़ेंगे, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, ये बाकी सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन मैं और ऐड करती हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि इनमें से महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाला पत्र कौन सा था? इनमें से देश था, कर्मवीर था, हिंदी नवजीवन था या आज था? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बी लिखा है, लेकिन जो भी आप आंसर पे फोकस कीजिए, हिंदी नवजीवन। हिंदी नवजीवन जो है वो महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाला पत्र है। तो विद्यार्थियों आज हमने 25 प्रश्न किए और साथ ही साथ हमने बहुत अच्छा हिंदी साहित्य का आदिकाल से संबंधित देखा। आगे जाके अमीर खुसरो और यहाँ पर जो सिद्ध हैं और इनमें नाथ हैं, इनकी बात रचना हम पढ़ेंगे और आदिकाल को कंप्लीट करेंगे। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है? नोट्स आप कह सकते हैं कि जितना मैंने लिखा है मैं आपको ज़्यादा उसमें से पढ़ के बता रही हूँ, तो आप उसको जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि साहित्य ही हमारा अब सब कुछ, हमको एक पद पाने का एक ही हमारे पास जरिया बचा है, हमको हमारे साहित्य का ज्ञान। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें और लाइक कमेंट शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही, आप अपनी तैयारी करते रहें। अभी आप देख सकते हैं यूकेएसएससी द्वारा परीक्षा कैलेंडर डाल दिया गया है, तो यूकेपीएससी कभी भी परीक्षा कैलेंडर डाल सकता है, वो 1 महीने पहले भी डाल सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि लिटरेचर में बहुत ज़्यादा सिलेबस है और हो सकता है कि इसमें प्रश्न संख्या बढ़ा दी जाए या टीचिंग एप्टीट्यूड डाला जाए, तो वो लास्ट टाइम हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी हम अपने विषय की तैयारी करते हैं, तो आप सभी तैयारी करते रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।